बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद शारिक वक़ार अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम प्रेजेंट टॉक्स के तीसरे एपिसोड के साथ आज हमारे साथ ऑनलाइन तशरीफ़ रखते हैं हसन बिलग्रामी साहब। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं सन 2009 से 2011 के दरमियान, और इसके अलावा बैंक इस्लामी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वेरी वार्म वेलकम सर। और गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं आज सैयद मंसूर हसन साहब, जो हमारे एनालिस्ट हैं इस प्रोग्राम के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक एजुकेशनल इंडस्ट्री थी, तो आपने वहाँ पर जो स्टेप्स लिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो की, तो आप क्या समझते हैं वो किस हद तक सक्सेसफुल रही, वो आगे कितनी कामयाब हुई, क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स किया? देखिए, जो मैंने उसमें 3, 4, 5 चीज़ें थी कि जो कि हमने शुरू की, और उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि इंस्टीट्यूट में कोई 17-18 साल से ये डिस्कशन चल रहा था कि हाई स्कूल के बाद इनटेक ली जाए, और इसमें कभी भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो हमने सबसे बड़ी तो हमारी सक्सेस ये थी कि हमने वो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, और वो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है, और वो जो कि राइट स्टेप था। इसी तरह से दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि हमने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो ग्रेजुअली ग्लोबली मोबाइल होते चले जाएंगे, तो हमें रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स में एंटर होना है। तो इसका सबसे पहले जो हमने एग्रीमेंट किया वो सीमा यूके के साथ गेटवे प्रोग्राम था, और उसी की बेसिस पे बाद में ACCA से और CP ऑस्ट्रेलिया से और बाकियों से भी एग्रीमेंट्स होना शुरू हुए। तो जो असल में जो बैरियर टूटा वो टूटा सीमा यूके के प्रोग्राम से। तीसरी जो चीज़ थी और जो मुझे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि इंस्टीट्यूट लॉसेस में था। तो और अगर आप IFAC की कंडीशंस देखें, IFAC की मेंबरशिप की, तो उसमें ये एक बड़ी कंडीशन है कि जो भी अकाउंटिंग बॉडी मेंबर है वो लॉसेस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप खुद लॉस कर रहे हैं तो आप दूसरे को क्या एडवाइस करने जाएंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने छोड़ा तो इंस्टीट्यूट प्रॉफिट में था, बल्कि जो हमारे रिजर्व्स में छोड़ कर आया था वो 25 करोड़ रुपए के थे। और हमारी एक मेंबर थी डायरेक्टर फाइनेंस शबाना, जो अब चली गई है, उसके साथ मिलके इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स पूरे मैनेज किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो यानी कि मैंने एक उसको फाइनेंशियली वायबल उसमें छोड़ा। अब इसका ना अगर मैं इसको पलट के देखूं तो कुछ चीज़ों पे मुझे बड़ी हैरत है। अब जैसे पिछले दिनों मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैंने इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट मांगी, तो मुझे पता लगा कि इंस्टीट्यूट की पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, विच वॉज इंडीड सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तो वेबसाइट पर होना चाहिए, तो वेबसाइट पे भी नहीं है, और वो ऑफिस में भी नहीं मिली, रिकॉर्ड में भी नहीं मिली। फिर मैंने पता नहीं कहीं से ढूंढ ढांड के इस तरह करके वो निकाली और कुछ जमा की। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने एक करिकुलम बनाया था जिसमें मैंने मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स पे एम्फेसाइज किया था, और ये बात याद रहे कि ये 2010 में 9 और 10 में ये बात हो रही है, जबकि डाटा एनालिटिक्स और ये वो उसका कोई यानी कि अभी तक कोई नाम भी नहीं लेता था। तो उसमें भी बहुत तनकीद की गई और कहा कि नंबर ऑफ कोर्सेज कम कर दिए जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए। तो हमने तो कोर्स अप्रूव कर दिया था, मगर जो हमारे बाद के लोग आए उन्होंने उस कोर्स को फॉलो नहीं किया, तो वो कोर्स चेंज कर दिया गया। बल्कि अब जो मैंने वैसे ही सरसरी तौर पे मैं इतना फॉलो नहीं करता, जो मैंने देखा तो एग्जाम्शंस वगैरह भी बढ़ा दी गई ताकि इनटेक बढ़ सके। तो ये भी चीज़ हुई कि जो मुझे इसका अफसोस है कि जो हमारा कोर्स कंटेंट था उसमें बहुत सीरियस कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। अच्छा, बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि मेरे से पहले मुसलसल 3 साल 4 साल से इंस्टीट्यूट की इनटेक गिर रही थी। मेरे ज़माने में इंस्टीट्यूट की इनटेक इंक्रीज हुई, जबकि हमने इसी पे मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, ना ही कोर्स कंटेंट पे किया, ना ही एग्जाम्शंस पे किया। अभी आप कोर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब कोर्स में इजाफा होता है तो कुछ ज़ाहिर जो लोग जो थे बिल्कुल एंड ऑफ दी क्वालिफिकेशन थे, एक आध फंसा हुआ बड़ा लंबा टाइम भी लोगों ने किया। तो जब ये कोर्स में इजाफा हो तो उनके कुछ सब्जेक्ट बढ़ गए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी भी शायद क्वालिफाई नहीं कर सके, यानी फाइनल का एक पेपर फंसा हुआ है, 2-3 और ऐड हो गए, तो उसके बाद वो अटक गए। तो उसके बाद एक पॉलिसी ऐसी आती है जिसके अंदर से कुछ सब्जेक्ट जो है वो विड्रॉ हो जाते हैं, उसमें एडवांटेज हो जाते हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो आपने टाइटन किया या जो भी ये पॉलिसी, तो कौन सी पॉलिसी आप? देखिए, मैंने तो उसको फॉलो किया जो कि नेशनल काउंसिल के पुराने डिसीजन थे, और जब पुराना कोर्स चेंज हुआ था और गालिबन वो 2005 की बात है, तो 2005 के कोर्स में लोगों को 6 अटेम्प्ट दी गई थी,
और उसके बाद 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी मेरे ख्याल से 3-4 अटेम्प्ट्स और दी गई। और फिर वो ये नहीं कि ना हर अटेम्प्ट के बाद उनको एक अटेम्प्ट और अटेम्प्ट के बाद, तो जब ये 11-12 अटेम्प्ट हो चुकी तो मैंने उनको एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया और इस पे मुझ पे बहुत तनकीद भी, बुरा भला भी कहा गया। और मगर बहरहाल आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि आप जो है वो किस तरह, और इसमें कोई मेरिट की बात नहीं थी कि उन लोगों को ना यानी कि इंस्टीट्यूट में एज अ मेंबर इंडक्ट किया जाए, क्योंकि मेंबरशिप का एक क्राइटेरिया और एक स्टैंडर्ड है। तो खैर उनमें से बाज़ लोगों ने मुकदमा भी कर दिया, हमने वो मुकदमा भी लड़ा जाके, यानी कि हम बैकआउट नहीं किया। मगर मेरे बाद जो है वो इंस्टीट्यूट ने उन सब को मेंबरशिप में इंडक्ट कर दिया। और तो मुझे ये नहीं कि मेरी कोई उनमें से बहुत से लोगों से आज भी मेरी बड़ी दोस्ती है, मगर मेरा ये ख्याल है कि दिस वाज अनकॉल्ड फॉर और दिस वाज अ सीरियस कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट। मंसूब, आप इस पॉइंट पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसमें जो है ना 100% एग्री करूँगा बिलग्रामी साहब की बात से कि हमें किसी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ना हमें जो हमारा कंटेंट था सिलेबस का उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, ना हमें सब्जेक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, ना हमें एग्जाम्शंस पे करना चाहिए था, और ना ही इनटेक बढ़ाने के लिए हमें जो होलसेल एग्जाम्शंस हैं चाहे किसी ने भी दी हो वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी इदारे की जो वर्थ होती है वो उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट से बनती है, और क्वालिटी ऑफ आउटपुट बनती है जो क्वालिटी ऑफ इनपुट जो उसके पास आ रही होती है, जिस प्रोसेस से, जिस क्वालिटी के प्रोसेस से वो गुजर रही होती है और जिस क्वालिटी की टेस्टिंग से वो गुजर रही होती है, उसी से जो है उसकी वर्थ बनती है। इत्तेफाक से हम लोग तकरीबन साथ के ही हैं, आगे पीछे के हम लोग मेंबर्स हैं। जो हमारा जो दौर था जिसके अंदर हम हमारे पास जो सिलेबस का कंटेंट था शायद आज उसका 1/3 भी नहीं है। मेरे ख्याल में बिलग्रामी आप एग्री करेंगे, आप भी एग्री करोगे, जो कंटेंट हम एक पार्ट, जो हमारे दौर में तो पार्ट हुआ करता, आज सेमेस्टर है या कोई और नाम है उसका, हमारे एक पार्ट में जो सिलेबस का कंटेंट होता था वो तकरीबन अनलिमिटेड होता था। हर सब्जेक्ट का तकरीबन अनलिमिटेड कंटेंट होता था कि भाई आपको जो है वो नहीं पता होता था कि कहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी, तो यू हैड टू स्टडी अ लॉट और बहुत कुछ देखना पड़ता था। और उसके नतीजे में हमारे पास बहुत स्टार्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें मसूद महमूद हैं, शाहब साकरानी है, और हमारे पास बहुत सारे वो स्टार्स हैं जिन्होंने उस दौर में जो है ना शानदार कारनामे किए। बहुत सारे हमारे पास शानदार मेंबर्स हैं, उसमें हसीब है, उसमें शहाब एक और शाह खान एक लड़का है वो है, इम्तियाज़ इब्राहिम है, खुद हसन बिलग्रामी है। इंडिविजुअली हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे बहुत स्टार स्टूडेंट्स हैं जो कि हमें 95 तक का जो हमें सिलेबस नज़र आता है वो निहायत शानदार नज़र आता है। जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत शानदार नज़र आता है। हालांकि वो भी थोड़ा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर लाने के लिए उसके अंदर रेफरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वो रेफरल सिस्टम भी थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स किया गया, लेकिन स्टिल वो बहुत शानदार था। देखिए, एक जो मैं ना शारिक एक बात बताऊं जो इसमें ऐड करूंगा, जो मंसूब ने कहा कि होना ये चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट की एग्जाम है वो एक एग्जामिनेबल बॉडी है, वो प्री डिटर्मिन्ड होना चाहिए और वो प्रेडिक्टिव भी होना चाहिए, उसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे इंस्टीट्यूट कुछ जो टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई कर दे और उसका ट्रीटमेंट भी आइडेंटिफाई कर दे और उसमें लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट भी हो और वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो उससे बाहर ना जाए। तो मतलब ये जो हमारे ज़माने में था कि एक दफ़ा पूरा ब्रिटिश पे पैटर्न पे पेपर चला रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एक दफ़ा अमेरिकन पे चला रहा है और वो कोर्स कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपको कवर नहीं सकते, वो एब्सर्ड था और उसमें टाइम वेस्ट होता था। मगर साथ साथ में ये भी है कि जब आपको अब अगर आप बाद में अब करें तो उसमें आपको ना ये वो टॉपिक सारे कवर करने हैं मगर उनको प्रोडक्टिव बनाना है। दूसरी जो चीज़ मंसूब ने बोली कि हमारा कोर्स कंटेंट कम व दुरुस्त है, कि जैसे उस जमाने में एक सब्जेक्ट था ऑपरेशंस रिसर्च, और कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग आजकल के ज़माने में नहीं हो सकती बगैर ऑपरेशन रिसर्च के। बल्कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट उस वक्त था कि जबकि हमने किया वो रिडंडेंट होके ख़त्म हो चुका है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव हो चुकी है। तो देखें, अगर आपकी तमाम
जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूएसपी जो है वो किसी भी किताब के 14 चैप्टर हैं, बाकी सब लोगों में सब चीज कॉमन है, तो आपकी कोई भी यूएसपी नहीं है। तो कोई भी आदमी 1 महीना लगा के 14 चैप्टर पढ़ लेगा, तो आपका क्या रह गया? तो होना ये चाहिए था कि जैसे जैसे डाटा एनालिटिक्स पे और मशीन लर्निंग पे चीजें आनी शुरू हुई थी, इंस्टीट्यूट के करिकुलम को उस तरफ मूव करना चाहिए था। तो जो मैंने 2009 में जो करिकुलम बनाया था उसमें ऑपरेशंस रिसर्च वापस लाया, स्टैटिस्टिक्स को एम्फसाइज किया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एक नया कोर्स डाला जिसका नाम था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, कि जिसमें प्रोबेबिलिटी और ये सब कुछ आती है। और उसके बाद साथ साथ में जो है यानी कि ये तमाम चीजें जो हैं वो डाली गई ताकि ये चीजें हो सकें। फिर मेथड्स ऑफ बिजनेस रिसर्च हैं, उनको पूरा ले जाके डाला, क्योंकि अगर आपको बिजनेस रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज होती है ये नहीं आता तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो कि जरूरी थी। अब जो है वो बदकिस्मती से वो मतलब वो निकाल दिया गया। तो ये एक चीज, इसी तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग की थी, तो मैंने उसको 3 हिस्सों में तोड़ा था कि वो जो हमारे जमाने में मैंने जब किया तो उस जमाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 में होती थी, पार्ट 3 में होती थी, और पार्ट 3 में वो शुरू होकर खत्म हो जाती थी। तो वो मतलब वो जाहिर है कि वो नहीं हो सकता था। तो ये जो चीजें हैं इनकी अब जरूरत है। और मैंने अब तो खासे अरसे से कोर्स नहीं देखा, मगर रिग्रेटफुली ये तमाम चीजें अब भी नहीं है। मंसूर कुछ इनपुट दे रहे हैं? इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये ऑपरेशन रिसर्च से मैं लिंक करते हुए बात करता हूँ मैं, कि किसी ज़माने में इंस्टीट्यूट किसी हद तक कनेक्टेड था इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी स्टूडेंट्स के हुआ करते थे उनको अवेयरनेस देने के लिए कि इंडस्ट्री किस तरह ऑपरेट करती है, और मेंबर्स भी किसी न किसी हद तक इंस्टीट्यूट के लेवल पर जो है ना वो कनेक्टेड रहते थे। और ये डिस्कनेक्ट जो है वो काफ़ी अरसे से पैदा हो गया है। तो इस डिस्कनेक्ट के पैदा होने की वजह से ये हुआ है कि एक तो इंडस्ट्री को की अवेयरनेस अबाउट द इंस्टीट्यूट, जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी सर्विसेज हैं, उससे बहुत उसकी अवेयरनेस कम हो गई। प्लस डिस्कनेक्ट होने का एक और नुकसान ये हुआ कि इंस्टीट्यूट अपने साइलों में चला गया, इंडस्ट्री अपने साइलों में चली गई। कि जो काम इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट को मिलकर करना चाहिए था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग जिस तरह इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी, उसमें इंस्टीट्यूट को अपना एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी वो डिस्कनेक्ट जो है ना ये बहुत नुकसानदेह रहा है, न सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। ये एक सब्जेक्ट मैंने और डाला था जो मुझे अभी याद आ गया, वो इकोनोमेट्रिक्स का था। तो इकोनोमेट्रिक्स जो है उसकी बेतहाशा एप्लीकेशंस है अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वो भी खैर वो भी निकाल दिया गया, यानी कि वो कभी आया ही नहीं। अच्छा, ये अब जरा सीएमए प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। इस वक्त सीएमए प्रैक्टिस पे 10 मिलियन का एम्बिट आईसीएमए को मिला है कि जिसमें वो 10 मिलियन पेड-अप कैपिटल तक की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं आप इस अचीवमेंट को फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं कि ये डिसीजन जो है ये देर आए दुरुस्त आयद है या अभी भी कुछ वक्त चाहिए था इसके? नहीं, मतलब मेरी राय ये है कि ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। अच्छा, क्योंकि 10 मिलियन का कैपिटल तो जो है वो तो एक जनरल स्टोर का भी नहीं होता। तो आप क्या माइक्रो एंटरप्राइज को ऑडिट करेंगे, और अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज को ऑडिट करेंगे तो उसमें क्या आपको रेवेन्यू मिलेगा? तो आई थिंक एक तो ये चीज है, होना ये चाहिए। और जैसे दुनिया के हर मुल्क में है कि एक से ज्यादा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको फुल ऑडिट की इजाजत है, और वो आईफैक के मेंबर भी हैं, और वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जिसमें ये भी है कि उनकी वो ट्रेनिंग भी फॉलो करते हैं। तो अगर यूके में मैं देखूं तो ACCA है और CA है, ऑस्ट्रेलिया में CPA है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स है और CA है, और इसी तरह से कनाडा में CGA था और CA था, मगर और अब वो सारे ही मर्ज होके एक बन गए हैं। तो ये एक चीज़ है जो हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्री में ICMA के यानी कि ICMA को फुल ऑडिट की इजाज़त होना चाहिए, मगर ICMA के भी जो लोग सिर्फ वही लोग ऑडिट कर सकें जिन्होंने इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रेनिंग की हुई हो। और इसमें
जो है मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए, तो ये बदकिस्मती से अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा, लेकिन सर आप एक चीज ये देखें ना कि बराबर में अगर आप आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आ रहा है। पहले अगर किसी ने ऑडिट फर्म अपॉइंट करनी है तो उसके पास चॉइसेस हैं, पहले वो टॉप 4 पे जाता है, फिर ए बी सी 3 कैटेगरीज आती हैं। तो अभी हम क्या कहाँ फॉल करेंगे, मतलब आईसीएमए वाला कहाँ फॉल नहीं, मगर ऐसा नहीं है। मतलब मैं जैसे बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में सीपीए, और मैं सीपीए ऑस्ट्रेलिया का मेंबर हूँ, करेंगे? तो यानी कि वो भी मैंने अपनी आईसीएमए पास करने के मेरे ख्याल से कोई 30 साल बाद, और जबकि मैं बैंक इस्लामी का सीईओ था उस दौरान सीपीए ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम देके पास कर लिया। सीपीए ऑस्ट्रेलिया का मेंबर हूँ और मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो एक तो ये चीज़ है कि वाकई उनकी अमेजिंग रिसोर्स बेस है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। जो कि जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ उनका एक अरेंजमेंट है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उनके ऑलमोस्ट रोज वो ग्लोबल अरेंजमेंट है कि इन सीट से, हार्वर्ड से, वॉर्टन से उनके वेबिनार्स हो रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज है विच इज अमेजिंग, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सीपी ऑस्ट्रेलिया की जो रोज मटेरियल आता है आप उसमें ही देखना शुरू कर दें, तो आप अपने हर किस्म की सब्सक्रिप्शन काट दें मैगजीन्स की। तो दिस इज वन। द अदर थिंग इज दिस कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये इजाजत है कि a chartered accountant and a member of CP Australia can become a partner। तो आप अगर डिलॉयट में जाएं, तो मिसाल दे रहा हूं, तो आपको ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जो कि सीपी ऑस्ट्रेलिया हैं, दे आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो चीज है ना, यानी कि जैसे मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है कि जो आई कैप के रूल में है कि अ पार्टनर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन ओनली बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट्स, आई मीन दैट डेट्स बैक टू 60s। तो ये गलत है। तो एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज ये है कि जो आईसीएमए अगर ऑडिट फुल करना चाहता है तो उसको अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, और इसका तरीका ये है कि ग्रैंडफादरिंग की जाती है। आईकैप के साथ भी ग्रैंडफादरिंग की गई कि वो ये थोड़ी था कि जिस दिन आईकैप खुला उस दिन तमाम लोग मौजूद थे, बेतहाशा लोगों को जो है वो ग्रैंडफादर किया गया, बल्कि उनमें से कुछ लोग जो है वो आईकैप के प्रेसिडेंट बने आगे चल के। जैसे अल्लाह मगफिरत करे, अफजाल मुनीफ साहब थे, मुनीफ ज़ियाउद्दीन एंड कंपनी, जो कि एक बड़ी कंपनी है। तो जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आईसीएमए के एम्बिशंस हैं कि उसके मेंबर्स को फुल ऑडिट राइट्स मिले, तो आईसीएमए अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे, और उसकी कैपेसिटी के बिल्ड करने के साथ साथ जो है वो लॉबी भी करे, और अगर जरूरत पड़े तो लिटिगेशन भी करे। मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, और आप, या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो है वो इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकते ड्यू टू एनी लॉ, it is in conflict with fundamental provisions of the Constitution of Pakistan and it will be struck down। तो मतलब ये तो आपको यानी कि बेसिक फंडामेंटल राइट्स में से एक चीज है, मगर बिफोर यू डू दैट यू हैव टू बिल्ड द कैपेसिटी। अच्छा सर, एक सवाल और अहम सवाल जो उठता है इसी हवाले से, पहले आपसे बात कर लें फिर मैं बैक टू मंसूब उनके ऊपर भी राय लेता हूँ उस पर, कि इंटरनल ऑडिट का भी एक रोल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट नजर आता है। यानी पहले आपके पास अगर आप जा रहे हैं तो एक्सटर्नल ऑडिटर भी है, फिर कंपनी के अंदर एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट भी है, और अगर आप पब्लिक सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ गवर्नमेंट ऑडिट भी होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट जो है वो आइडिया या ये फिनोमेना जो है शायद इंडस्ट्री में इतना कामयाब नहीं हो सकता। चंद मल्टीनेशनल में नजर आता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इवन आईसीएमए भी के अंदर भी इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। क्या समझते हैं ये फिनोमेना कामयाब हो नहीं सका, या उसकी क्या वजह है? देखो, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो 50s और 60s का था, और जाहिर है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी जगह एक अहमियत है, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएट कर गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सही। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग से आगे निकल के चली गई एनालिटिक्स में और मैथमेटिकल अकाउंट मॉडल्स में। तो ये एवोल्यूशन है। तो अब उस चीज को परस्यू करना जो कि 60s और 50s का कॉन्सेप्ट है, मेरा नहीं ख्याल कोई फायदा है। और जहां तक इस बात की बात है कि इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट नहीं होता, ऐसा नहीं है।
हर इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है उसमें कोई ना कोई आदमी जो है कॉस्टिंग कर रहा होगा। ये हो सकता है कि उसका नाम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, मगर वो ये काम डेफिनेटली कर रहा होगा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। मगर हमारे जो मेंबर्स है ना, मगर देखो जो जहाँ पे फर्क आता है वो ये है कि आप कहते हैं कि सिर्फ हम कॉस्टिंग कर सकते हैं या हम कॉस्टिंग किसी से भी बेहतर कर सकते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जो किताब आप पढ़ते हैं वही एसीसीए वाला पढ़ता है, वही सीमा वाला पढ़ता है, वही सीए वाला पढ़ता है। तो आपकी क्या एज है उसमें? मतलब सीए वाले ने एक ट्रेनिंग की होती है तो ही इज बेटर प्लेस्ड। एसीसीए वाला जो होता है हो सकता है उसकी स्कूलिंग पहले की अच्छी हो या उसने और उसको एक इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है, थोड़ी सी एज हो गई, तो आपकी कोई एज नहीं है। आप यही एज ला सकते थे अपनी कंप्यूटर की स्किल्स को बेहतर करके, अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को बेहतर करके और अपनी मॉडलिंग स्किल्स को बेहतर करके, जो इनमें से कोई भी नहीं कर रहा। तो ये एक चीज है कि जो कि समझने की है। मंसूर, इस पे कोई आप राय देना चाहें? अच्छा, इसमें मैं दो तीन जो बातें ना पीछे से मैं आता हूँ। एक तो ये कि 10 मिलियन वाली जो बात है ना, इसमें मैं एक तो बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि 10 मिलियन का तो इस वक्त आजकल कोई अहमियत ही नहीं रही है 10 मिलियन की। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ है कि बहुत इररेलेवेंट है। ये जो कैपिटल वाला कैप है ना, बहुत इररेलेवेंट है, इसलिए कि हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वहाँ पर बहुत सी छोटे कैपिटल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर बिलियंस का टर्नओवर हो रहा होता है। अगर ये कहीं टर्नओवर पे कैप हो रहा होता, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि टर्नओवर आज कुछ है, अगले साल कुछ होगा, 2 साल के बाद कुछ और हो सकता है, वो रिड्यूस भी हो सकता है, तो कोई कैपिटल पे आप कोई कैप नहीं लगा सकते। तो ये बड़ा इररेलेवेंट सा है कि भाई आपने 10 मिलियन का कैप लगा दिया, और वो भी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि सब्सिडियरी ना हो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ये बड़ा स्टूपिड किस्म की जो है ना ये कैपिंग है, इररेशनल एंड स्टूपिड। इसको जो है वो देखने की ज़रूरत है। मेरी जो डिस्कशन जब जिस वक्त कंपनीज एक्ट बन रहा था, तो उस वक्त SCCP के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बहुत डिटेल में इसके ऊपर हुई थी, और उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया था कि जी कि ये इररेलेवेंट है, इसलिए कि 10 मिलियन के कैपिटल की कंपनी में भी वही अकाउंटिंग होती है जो कि 100 मिलियन के कैपिटल वाली कंपनी के अंदर होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में तो कोई फर्क नहीं आता, वो तो वही है। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो भी नहीं है कि जी कि आप हाथ से लिख के अकाउंट जो है ना वो जमा करा देंगे और ये हो जाएगा, इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। ये टोटली इररेलेवेंट है, और ये आज के दौर में तो और भी इररेलेवेंट हो गई। एक तो पहली चीज़ ये वाली हो गई। सेकंड चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि भाई इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी, सो फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड ICMA का मौजूद है, फंक्शनल है। क्वालिटी का फ्रेमवर्क वो मौजूद है, उसकी मेंबर्स की जो फर्म्स हैं, फर्म्स के पार्टनर्स की ट्रेनिंग के लिए मैकेनिज्म मौजूद है, ऑडिट मैनुअल्स मौजूद हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट को हायर लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज करने के लिए एज एन ऑडिटर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक मौजूद है। और कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स कुछ अर्सा पहले कराई जा चुकी हैं, और हमने भी टेक्निकल सपोर्ट कमेटी के अंदर हमने ये बात दोबारा डिस्कस की है कि दोबारा इस ट्रेनिंग के राउंड को चलाया जाए और कैपेसिटी बिल्ड की जाए फर्म्स की, जो कि नए लोग आ गए हैं तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है या कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो वो अपनी जगह मौजूद है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो आपको करते रहना चाहिए। ये वाली चीज़ हो गई। और थर्ड इस पे आते हैं, मैंने जो मार्केट के अंदर देखा है, जब मैं ज़ाहिर है कि मैं कंसल्टिंग करता हूँ, इंडस्ट्री के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, तो वहाँ पर दो लोग मुझे प्रिंसिपली कॉस्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। एक तो सेठ साहब, जिनकी फिंगर टिप्स पे सब कुछ होता है, जो समझते हैं कि मुझे सब आता है, और मैं क्योंकि 25 साल से 30 साल से मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे सारा पता है। तो एक तो सेठ साहब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, दूसरा मर्चेंडाइजर। मर्चेंडाइजिंग जो है ना, या वो कमर्शियल डिपार्टमेंट, इसको आप जहाँ एस्टेब्लिश्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट कहलाता है। वहाँ पर कमर्शियल के लोग ये कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे गारमेंट फैक्ट्रीज हैं या कोई और है, वहाँ पर जो है वो मर्चेंडाइजर वो कॉस्टिंग कर रहा होता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अब ग्रेजुएट कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो अपनी आपको शायद आपको याद होगा कि मैं जो अपनी केस स्टडीज़ वीडियोस जो हैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो सारी की सारी बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स हैं, कि जो हमने
प्राइसिंग मॉडल्स बनाए तो बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स थे कि जो ट्रेंड आ रहा था, जो कि ओवरहेड्स की इनकरेंस का ट्रेंड आ रहा था, जो उसका रेफरेंस था, ज़ाहिर है कि वो ऐसे आप तलाश नहीं कर सकते जब तक आप डेटा एनालिटिक्स ना करें, उस तक ये मुमकिन नहीं है। तो हमें ग्रेजुएट कर जाना चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग के बजाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो उस पर काम करना चाहिए। और ये जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ये लिस्टेड कंपनीज के अंदर या ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंप्लायंस के लेवल तक तो ये बहुत इफेक्टिव काम करता है, लेकिन अब वो कंप्लायंस के लेवल पर है। ये ज़रा समझिए बात को कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज़ ए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। इसको एज एन इंटरनल कंट्रोल कम ट्रीट किया जाता है, हालांकि बहुत शानदार टूल है, बहुत शानदार टूल है इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल ऑडिट जो है कि मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव काम करता है। तो साथ साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए, उसके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी साथ साथ इसके अंदर सही रोल देने की ज़रूरत है। ये अब एक बात पे आते हैं कि इनटेक के हवाले से जो बातचीत चल रही है कि आजकल के जी इनटेक का बड़ा इशू आ रहा है। जब आपने हसन भाई 11 में छोड़ा तो उस वक्त जो मैं फिगर्स देखता हूँ उसमें एक 18,000 तक का एनरोलमेंट नजर आता है इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट्स का। फिर उसके बाद जो क़यादत आती है, नई क़यादत आती है, वो 27,000 तक लेके जाती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप आना शुरू हो जाती है। फिर अभी भी वो 18 से 20 का एम्बिट है। तो ये जो बीच में आप समझते हैं कि शायद कुछ एडमिशन पॉलिसीज को रिलैक्स किया गया, एकदम 9,000 का सिग्निफिकेंट जंप, तो ये क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट दिया होगा इसका? यार मैंने फ्रैंकली मैं इंस्टीट्यूट की जो अब एडमिशन पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, मैं उनसे मतलब मैं आई एम नॉट ट्यून टू देम। मैं ये ज़रूर पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ कि उनको रिलैक्स कर दिया गया और एग्जम्पशंस बढ़ा दी गई हैं, ये मैंने सुनता हूँ। मगर अगर बिलफर्ड्स यानी कि मैंने 2011 में छोड़ा तो 9 साल बाद भी अगर इंस्टीट्यूट की एनरोलमेंट 18,000 है तो इसका मतलब है कि हमने मार्केट शेयर लूज किया है, क्योंकि इन 9 सालों में जाहिर है कि नए बच्चे बीकॉम में पहुंचे, हाई स्कूल में पहुंचे, तो होना तो ये चाहिए था कि 9 साल बाद जो है आपकी एनरोलमेंट कोई 30-40 हज़ार पे पहुंच चुकी होती। तो आपकी अगर एनरोलमेंट अभी भी आप 18,000 पे बैठे हुए हैं तो दैट्स पुअर। और ये है। और सेकेंडली ये भी है कि आई एम रियली नॉट श्योर कि जो एडमिशन टेस्ट है उसका अब क्या क्राइटेरिया है या क्या रोल है, या वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि व्हाट वी ट्राई टू डू कि एक एडमिशन टेस्ट बना के उसको इन्फोर्स भी करें, क्योंकि ये उस बच्चे के साथ भी ज्यादती है कि आप एक किसी को ले आते हैं, उसके बाद उसमें कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो पास कर सके, तो उसने 2-4 अपने साल जाया किए, फिर कहीं और चला गया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप लाई ऐसे कि जो कि पास कर सके। अच्छा, अब ये बैक टू सीएमए प्रैक्टिस, आईसीएमए माशाल्लाह 70 इयर्स तक पहुंच रहा है। और अगर हम सीएमए प्रैक्टिस को देखें तो सीएमए प्रैक्टिस जो है वो इस हद तक एक सक्सेसफुल रोल नजर नहीं आता। वेरी फ्यू मेंबर्स आर इन इट, और वो जो मेंबर्स भी हैं उसमें से सिर्फ चंद एक जो हैं जिनका एक अच्छा आपको एस्टेब्लिश काम नजर आता है। क्या वजह है कि सीएमए प्रैक्टिस को जो है वो सक्सेस नहीं हो सकेगी, वो भी ऑडिट फर्म की तरह इसका सीएमए प्रैक्टिस कहीं भी नहीं सक्सेसफुल हुई। अच्छा, यानी कि सीएमए प्रैक्टिस कहाँ पे सक्सेसफुल हुई? कहीं भी नहीं हुई। से मैनेजमेंट कंसल्टिंग अलग से सक्सेसफुल हुई, मगर वो भी सर्टेन सेगमेंट्स में या एक नीश मार्केट में, और जिसमें भी जो कंसल्टिंग ऑफर की जा रही थी उसमें कोई बहुत सुपीरियर स्किल सेट था। मगर अदरवाइज जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस की डेरिवेटिव्स हैं उनमें सीएमए प्रैक्टिस भी आ जाती है। यानी कि जो एक ऑडिटर है उससे कंपनी की रिलेशनशिप ऑनगोइंग होती है, वो एक ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड रिलेशनशिप नहीं होती। तो जाहिर है कि जब कंपनी को कोई काम होता है तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट का जहन जाता है वो अपने ऑडिटर की तरफ ही जाता है। दिस इज नेचुरल। तो मेरा व्यू ये है कि बजाय इसके कि इंस्टीट्यूट फोकस करे कि सीएमए प्रैक्टिस डेवलप की जाए, इंस्टीट्यूट ये जरूर फोकस कर सकता है कि अपने मेंबर्स को जो है वो ट्रेन करके उनसे स्पेशलाइज्ड कामों के लिए तैयार किया जाए। बाय द वे, मैंने स्पेशलाइजेशन का भी एक प्रोग्राम बनाया था कि आप आईसीएमए के बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आई थिंक इट वाज आल्सो नॉट फॉलोड। तो
इट वाज नॉट फॉलोड कि आप मुख्तलिफ चीज़ों में, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं या आप जो हैं वो मैथमेटिकल मॉडलिंग में कर सकते हैं, ये चीज़ें जो हैं मैंने सिस्टम डिज़ाइन में कर सकते हैं, तो मैंने ये चीज़ें बनाई थी उस वक्त। इसी तरह से अगर कोई आदमी ऑडिट में स्पेशलाइज करना चाहता है तो वो पूरी ट्रेनिंग करे जाके, जो कि इंस्टीट्यूट की अप्रूव्ड हो, जो कि जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस उसके हिसाब से हो। तो आई इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर देखें, अगर आप इंटरनेशनल ऑडिटिंग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी ऑडिट से नहीं रोक सकता। इट्स योर फंडामेंटल राइट। मतलब अगर कोई नहीं देगा बाय लेजिस्लेशन तो सुप्रीम कोर्ट देगी है, मगर बिल्ड दैट कैपेसिटी फर्स्ट। मनसूब, आपका कोई इनपुट इसके में चाहूंगा, कोई आप प्रैक्टिस अच्छा, में? मैं इसके अंदर ये इनपुट दूंगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे या फार ईस्ट अगर हम बात करते हैं, जापान हो गया, या वहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आती है कि बहुत अच्छी रियलाइजेशन है और बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और वो उसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर कोई स्पेशल एम्फेसिस देने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना ज़्यादा काम हार्वर्ड में हो रहा है, जितना ज़्यादा काम AICPA के अंदर हो रहा है, जितना ज़्यादा काम इस वक्त जो कंबाइंड इंस्टीट्यूट कनाडा का CPA के अंदर हो रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, जितनी रिसर्च हो रही है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा उसके ऊपर काम। ये जो हमारा बर्र-ए-सग़ीर का एनवायरनमेंट है, ये बड़ा यूनिक एनवायरनमेंट है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग दुनिया में शायद इसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करने की या सेपरेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन बर्र-ए-सग़ीर के अंदर बड़ा यूनिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर एप्रिसिएशन अभी तक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है कि अभी तक ना कॉस्ट अकाउंटिंग की एप्रिसिएशन इतनी है, ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। जो हमारी इंडस्ट्री है, जो अच्छी ऑर्गनाइजेशंस हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल है, और बल्कि सर्टेन ऑर्गनाइजेशंस हैं जहाँ पर के उनका जो इसका हेड है वहाँ का, वो CMA के अलावा कोई उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसी ऑर्गनाइजेशंस भी हैं। अब नाम ज़ाहिर है कि लेना मुनासिब नहीं, लेकिन देयर आर ऑर्गनाइजेशंस जो कि उनको पता है कि जी कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और यहाँ पर हमें एक CMA की ज़रूरत है, तो CMA के अलावा वहाँ पर दूसरा पर्सन नहीं आता। अच्छा, इसके अंदर अब इसी सबकॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, जिसको जिसको बाद में बांग्लादेश ने और इंडिया ने इसको कैपिटलाइज किया। मे बी कि शायद इंडिया और पाकिस्तान ने साथ साथ इस पे काम शुरू किया, लेकिन इन लोगों ने इसको बाय लेजिस्लेशन इसको बहुत स्ट्रेंथन कर दिया, और उसके स्ट्रेंथन करने की वजह से उनकी इंडस्ट्री जो है वो निहायत कम्पिटिटिव हो गई। आज जो हम बांग्लादेश की सक्सेस देख रहे हैं, आज जो हम इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों की सक्सेस देख रहे हैं, और वहाँ पर जो कॉस्ट, हम एक बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन देख रहे होते हैं। अक्सर हमें फेसबुक पे भी, उस पे सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होता है कॉस्ट कंपैरिजन, फार्मा का कॉस्ट कंपैरिजन नज़र आ रहा होता है, हमें ऑटोमोबाइल का कॉस्ट कंपैरिजन नज़र आ रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि जो वहाँ पर रेगुलेटरी कंट्रोल्स ऑन कॉस्ट है, जिसमें कि कॉस्ट ऑडिट भी शामिल है और प्राइसिंग भी शामिल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पाकिस्तान के अंदर ये दोनों बहुत लूज़ हैं। ठीक है? तो ये पाकिस्तान के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत लूज़ है। प्राइसिंग जो है वो प्रोन टू करप्शन है। ये चाहे वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है या कोई और है या कमिश्नर ऑफिस है, वो प्रोन टू करप्शन है प्राइसिंग हमारे यहाँ। और कॉस्ट ऑडिट, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का ऐसा कर दिया कि जी के आपका दिल चाहे तो कर लें, दिल चाहे तो ना करें। तो वो दिल चाहे में हमने देख लिया कि शुगर के अंदर क्या हाल हुआ, और अल्टीमेटली जो शुगर कमीशन है उसने रेकमेंड किया कि जी कॉस्ट ऑडिट को मैंडेटरी किया जाए, और कंपटीशन कमीशन ने भी इस वक्त आपको रेकमेंड कर दिया है कि जो कॉस्ट ऑडिट है उसको बहाल किया जाए। और इस वक्त ज़रूरत है, शायद ये पहले बात होती रही है मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स के अदवार में, ये बात होती रही है कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रिगार्डलेस ऑफ लिस्टिंग, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, उनका जो है वो कॉस्ट ऑडिट होना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ पर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई हो और उनके इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा सके। अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के लिए है। हम ये सारी बैटल्स लूज कर गए पिछले 15-20 सालों में। हम क्वालिटी की बैटल लूज कर गए, हम कॉस्ट की बैटल लूज कर गए, इसलिए कि इसके ऊपर ना कोई रिपोर्ट करने, ना कोई रिपोर्टिंग हो रही है, ना उन रिपोर्ट्स को देख रहा है, ना कोई इस पर बात कर रहा है।
हर एक अपनी मर्जी से, अभी देखें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो उठते उठते दबा दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ा इशू उसकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग का ही है। और वो कौन कर सकता है? वो इफेक्टिवली एक अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है। एक अच्छी मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्म जो है उसको ऑडिट कर सकती है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यहाँ पे हमारे यहाँ जो फोकस है ना वो कंप्लाइंस ऑडिट का है। वो उसके ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट जो है वो मैनेजमेंट ऑडिट, जिसकी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो उसकी जो रिपोर्टिंग है ना उसमें ये चीज़ आ ही नहीं सकती। एक तो बाय लॉ नहीं आ सकती और दूसरा बाय माइंडसेट नहीं आ सकती। तो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट ऑडिट को जो है वो लाने की जरूरत है, उस पर काम करने की। चलिए, थैंक यू फॉर द इनपुट। बस इन द लास्ट में हसन साहब के पास टाइम भी जरा कम है, बस ये लास्ट क्वेश्चन में सर मैं चाहूंगा कि आप एक वे फॉरवर्ड पास्ट प्रेजेंट के आने वाले वक्त के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी क्या करना चाहिए आप विजन के हवाले से? मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इंस्टीट्यूट अपनी तमाम पॉलिसीज को रिविजिट करे, जिसमें एक तो ये है कि ICMA इज ओपन फॉर ऑल, इट शुड नॉट बी ओपन फॉर ऑल, इट शुड बी ओपन फॉर सेलेक्टेड फ्यू, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें बाय ऑल मीन्स के MBAs जो हैं आए और वो करें, मगर उसमें कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी स्पेशलाइजेशंस की तरफ जाए, इट शुड नॉट बी वन साइज फिट ऑल। तो आप जो हैं, आपके पास एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो एनालिटिक्स में क्रिएट होंगी, और अगर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अच्छा बैकग्राउंड है तो विद सम ट्रेनिंग एंड फ्यू कोर्सेज द वर्ल्ड कैन बी योर इन योर बैकयार्ड। यानी कि जो एनालिटिक्स की जॉब्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त सॉर्ट आफ्टर जॉब्स हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं, तो आप उस चीज पे फोकस करें। तीसरी चीज ये है कि आप इंस्टीट्यूट को क्यों कन्फाइन करना चाहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आप उसकी स्पेशलिटी रखते हुए उसको मेन स्ट्रीम कर दें। यानी कि ICMA को ऐसे होना चाहिए कि ICMA के जो ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एनालिटिक्स पे फोकस करना चाहते हैं वहां पे करें, कुछ कंप्यूटर साइंस की साइड पे और सिस्टम्स पे जाना चाहता है वहां पे जाए, कोई ऑडिट करना चाहता है ऑडिट करे, कोई टैक्स प्रैक्टिस करना चाहता है वो टैक्स प्रैक्टिस करे, मगर इसकी स्ट्रीम्स हर एक की मुख्तलिफ हों। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, और जो इंस्टीट्यूट का एक IFAC मेंबर इंस्टीट्यूट का लॉस करना इज अनएक्सेप्टेबल, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। और फिर इंस्टीट्यूट खुद जो ट्रांसपेरेंसी की बात करता है उसमें उसकी क्या सेंटिटी रह जाएगी अगर आपकी अपनी बैलेंस शीट नहीं है मौजूद, जबकि वो ऑडिट हुए हैं तो उनको ढूंढ ढांड के जो भी है वेबसाइट पे लगाया जाए। तो देखिए जो इंस्टीट्यूट के अपने अफेयर्स हैं उनकी हाउसकीपिंग में ये नहीं होना चाहिए। I mean it reflects very poorly on the institute. तो मेरी ये सजेशन है, आई एम नॉट इन्वॉल्व विद द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो मेरी अपनी सजेशन ये है कि इंस्टीट्यूट को इन चीज़ों में फोकस करे, और ये जो तरीक़ाकार है कि जो भी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट होती है सब मिलके उसकी टांग खींचने में लगे होते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया। मंसूर साहब का भी बहुत शुक्रिया। सामने प्रोग्राम देखिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और इंशाल्लाह अभी क्योंकि वक्त कम था, हसन साहब से बहुत सारी बातें और भी करनी थी हसन भाई से, तो वो रह गई हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा उनको किसी वक्त उनसे टाइम लेंगे और मज़ीद डिटेल में बात करिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स अगेन फॉर द। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।